हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज जो है ना हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अल्फाबेट के बारे में। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अल्फाबेट से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं और नहीं जानकारी की वजह से बच्चे जो है ना एग्जाम में बना नहीं पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव पर हम लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि अल्फाबेट, आप लोग जानते हैं कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं, यानी अल्फाबेट कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमागत समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। एग्जाम में आएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है या कितने जो है ना ध्वनियां है, तो कहिएगा कि 52 वर्ण या ध्वनियां है। यहाँ पे देखिए स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? अ से लेकर अ तक स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग और अ को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अंग और अ इसको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये टर्म भी याद रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछ देता है स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, क से लेकर म तक, यानी क से लेकर और म तक के जितने भी वर्ण होते हैं, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 25। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा 25 होती है। ठीक है, क से लेकर म तक। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए ड, ड कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है कि उष्ण व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है? तो कहिएगा कि यह स्पर्श व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यह क से लेकर कितना तक आता है? म तक आता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम। य, र, ल और वो को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और वो को क्या कहते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है, तो कहिएगा हाँ, य, र, ल और वो को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन तीनों स, तालाबे स, मूर्धन स और दम स, इसको कहते हैं तालाबे स। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। इसको कहते हैं तालाबे स, मूर्धन स, इसका स्थान होता है मुंह। और ये होता है दम स, इसका स्थान होता है दांत। तो तीनों स और ह को हम लोग कहते हैं उष्ण व्यंजन। तो याद रहेगा, तीनों स और ह को क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद छ, तर, ज्ञ और स्र को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो कहिएगा छ, त्र, ज्ञ और एगो स्र, है ना, श्रम वाला स्र को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके अलावा ड और ड हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। नई जानकारी की वजह से बच्चे एग्जाम में नहीं बना पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कंठ, तालु, मुख, दांत, ओष्ठ, नाक और मुख, ये सभी से वर्णों का जो है ना उच्चारण होता है। और इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कंठ से कौन कौन वर्ण का उच्चारण होता है, दांत से कौन कौन वर्ण का उच्चारण होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए अ, आ, अ, आ और कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक। अ, आ, कवर्ग, अ, आ, कवर्ग और ह। और एक विसर्ग भी ले सकते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसको कहा जाता है अकुह विसर्जनियाना कंठा। यानी अ, आ, कवर्ग और ह का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। अब ऐसे कोई पूछ दे कि बताओ घ,
घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कहिएगा घ तो कह के अंदर आता है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। कोई पूछेगा कि अंग का उच्चारण स्थान, तो कंठ हो जाएगा, है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा, आ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है? आगे देखिए, अब अ खत्म हो गया। अब अ के बाद क्या आता है? हर्षई दीर्घई। तो अ आ हर्षई दीर्घई, उसके बाद हर्षई दीर्घई और कह के बाद आता है चछ जज और य और स। तो हर्षई दीर्घई और चछ जज और य और स, है ना। यानी इच्छा वशस्य तालु, यानी ई बड़ी ई चछ जज का तालु से ये उच्चारण आसान होता है। इसका किससे उच्चारण आसान होता है? तो तालु से होता है। हर्षई दीर्घई चछ जज य और स, य और स। आप लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं, ये क्या है? तालब स। ये क्या है? तालब स। तो तालब स तीन गो तो स होता है, एगो तालब स, तो तालु, ये मूर्धन स मुंह और दन स दांत, तीन गो स तो ऐसे ही याद हो गया। बचपन में पढ़े हैं तालब स यानी तालु, मूर्धन स यानी मुंह, और दन स यानी दांत। दंश माने क्या होता है? दांत। तो तालब स, मूर्धन स और दन स, तीनों स तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा तो बताइए, हर्षई दीर्घई चछ जज और य और तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। आगे बढ़े। अब उसके बाद तालु के बाद आ गया मुंह। तालु के बाद क्या आ गया? मुंह। तो देखिए, हर्षई दीर्घई, उसके बाद क्या होता है? हर्षऊ दीर्घ नहीं लेना है, री, क्या? री। टठ डड। एक ट्रिक बताते हैं, मेढक सब जो है ना बरसात में मुंह से टर 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 बोलता है सब, समझ रहे ना। तो याद रखिएगा, मुंह से टर टर बोलता है तो टठ डर का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मुंह से होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और र, तो यह इसमें चला गया तालु में और र आ गया मुंह में। और जानते हैं यह मूर्धन स है, मूर्धन स तो मुंह से बोला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो री टठ डड, टर टर मुंह से मेढक सब बोलता है, मुंह से। तो टवर्ग और र, और ये है तालब मूर्धन स, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मुंह से होता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद दांत। दांत देखिए, तवर्ग, तवर्ग का मतलब होता है तो से लेकर न तक। तवर्ग ल, हई स तो जानते ही हैं, इसको कहते हैं दंश। तो दंश तो दांत से बोला ही जाएगा। और ल, तवर्ग और ल, तवर्ग और ल, यानी तथ दद और ल और दंश तो जानते ही हैं। इसको बोला जाता है किससे? इसको किससे बोला जाता है? इसको दांत से बोला जाता है, ठीक है ना। तवर्ग दांत से, है ना, तवर्ग दांत से, है ना। और ल और स, कोई दिक्कत। उसके बाद ओष्ठ से आइए लो, ओष्ठ से। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है ओठ से। तो ओठ से कौन कौन बोला जाता है? तो ओठ से हर्षऊ दीर्घऊ और पफबव। ओष्ठ से हर्षऊ दीर्घऊ और पफबव, ये ओठ से बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ। तो हर्षऊ दीर्घऊ और पफबव का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओठ होता है। इसको आपको याद रखना है, कोई दिक्कत? हर्षऊ दीर्घऊ पफबव। अब तवर्ग का उच्चारण स्थान, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कहिएगा दांत। तवर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? दांत। अभी बताए ना, दांत से किसका होता है? तवर्ग का, है ना। और तवर्ग के जस्ट बाद ओष्ठ, है ना, ओष्ठ से पफबव और हर्षऊ और दीर्घऊ। अब आइए आपको बताते हैं नासिका और मुख से, यानी नाक और मुख से, दोनों से। तो पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब होता है जितना पांचवा अक्षर है, जैसे क से लेकर अंग, तो अंग हो गया पंचमाक्षर। जितना पंचमाक्षर अक्षर है वो नाक और मुख दोनों से बोला जाता है, ठीक है ना। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये किससे बोला जाता है? नाक और मुख दोनों से। कंठ और तालु, एदय तो उदय तो याद रखना है, एदय तो कंठ और तालु, एदय तो कंठ और तालु, ए और ऐ को कंठ और तालु से बोला जाता है।
ए और ऐ को किससे बोला जाता है? कंठ और तालु से बोला जाता है। याद रखिएगा, ए ऐ को कंठ और तालु से बोला जाता है। उदय तो ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है उदय तो, यानी ओ और औ को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। याद रखिएगा, ओ और औ को किससे बोला जाएगा? कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा। एदय तो यानी कंठ और तालु से ए और ऐ को बोला जाएगा, और उदय तो कंठ और ओष्ठ से किसको बोला जाएगा? कंठ और ओष्ठ से ओ और औ को बोला जाएगा। दांत और ओष्ठ से बोला जाता है व को, है ना। दांत और ओष्ठ से किसको बोला जाता है? यानी दंतोष्ठ से व को बोला जाता है। ऐसे करके इसको 2 बार 3 बार आपको देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।